अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर मौजूद सभी को मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ, सभी को मैं इनकलाबी सलाम करता हूँ, सभी को मैं जय भीम जय मीम से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं खान बारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा इनिशिएटिव लेकर जो काम हमको पिछले 70 सालों में सियासी लीडरों को करना था, जो काम हमारे समाजी सियासी रहनुमाओं को करना था, जो उन्होंने नहीं किया वो समाजी फिक्र के इन जिम्मेदारों ने किया। इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के महाराष्ट्र के सदर अली जनाब हारून साहब ने अपनी बात की इब्तिदा में कहा था कि एक बहुत ही खामोशी और एक सन्नाटा छाया हुआ है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये बात सही है, अंधेरा छाया हुआ है, ये बात भी सही है, सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद रखिए इसी सन्नाटे को चीर कर शोर निकलेगा, इसी अंधेरे को चीर कर नूर निकलेगा। कोई बन रहा है फिरौन नसीम साहब तो इंशाल्लाह मूसा भी जरूर निकलेगा। अली जनाब नसीम सिद्दीकी साहब राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र पार्टी के जिम्मेदार हैं। जब हम समाजी जिंदगी में बच्चे थे 2004, 5, 6 में जब सच्चर की रिपोर्ट का मुताला करके सोशल काम करते थे तो तब नसीम सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे और शायद महाराष्ट्र की अकेली शख्सियत है जिनको लगातार 7 सालों तक माइनॉरिटी कमीशन पे रहने का मौका मिला। तो ये बड़ी काबिल फख्र बात है कि नसीम सिद्दीकी साहब को 7 सालों तक माइनॉरिटी कमीशन पे बैठने का मौका मिला है। और मेरी उनकी ये पहली मुलाकात नहीं है, अभी उनको मिलने के बाद मैंने तस्करा किया है कि 2008 में नांदेड़ से परभनी आकर हमने नसीम सिद्दीकी साहब को एक डेलीगेशन सौंपा था। नसीम भाई मैं याद दिला रहा हूं आपको, और मेरे डेलीगेशन की पहली डिमांड थी कि जो माइनॉरिटी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बहाल किया जाए, उसको संविधान का दर्जा बहाल किया जाए। और मुझे याद है आपने वो पहली कंडीशन को पढ़ते ही आपके कदम रुक गए और आपने मुझे पूछा ये आपने लिखा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले अरे ये तो बहुत बड़ी डिमांड है, अगर ये एक भी काम हो गया तो मुसलमानों के 50% मसले हल हो जाएंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के 50% मसले हल हो जाएंगे। इतनी अच्छी शिनाख्त और अल्फाज से आपने हमारी उस डिमांड को वहां पर सराहा था। इसलिए जी तो मुझे लगा ये बात आपको याद होगी कि ऐसे आपने कहा कि मैं इतने सालों से माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूं, लेकिन ये सोच और ये डिमांड लेके मेरे पास पहली बार कोई आया है तो ये आपने सराहना की थी, हौसला अफजाई की थी। तो वो बच्चा कल जो आपके सामने एक निवेदन लेकर आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी का रियासती तर्जुमान बन के आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा है। अल्लाह का मैं बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे फिर आपके साथ खड़ा होने का मौका दिया है। साथ ही एक बात बताऊं, मेरी वो डिमांड सिर्फ आपको मेमोरेंडम देने तक नहीं थी। जो डिमांड मैंने आपको सौंपी थी उसके बाद भी आप 3 साल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, आज भी आप नेशनल कमेटी में हैं, लेकिन इन सालों में जो डिमांड मैंने आपको दी थी वो डिमांड आज मेरी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो का पॉइंट नंबर 1 है कि हम हुकूमत में आएंगे तो माइनॉरिटी कमीशन को दस्तूर का दर्जा बहाल करेंगे। ये मैनिफेस्टो में एजेंडा में लेने वाली इस मुल्क की अकेली और पहली पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी है। आज की इस मीटिंग में जो 4 पार्टी के जिम्मेदारों को बुलाया गया था उसमें कांग्रेस एनसीपी के अलावा उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना भी बुलाई गई थी और उन्होंने वादा किया था आने का। अब कांग्रेस और एनसीपी के हद तक तो बहरहाल हम सभी का, उम्मत मुसलमानों का तो ये मानना है कि ये सेक्युलर ज़हन की पार्टियां हैं, लेकिन असल में जो सवालात है आपके बारे में बदगुमानी नहीं है नसीम भाई,
नसीम सिद्दीकी साहब के जैसी क़यादत है, इनको उधर बहुत बड़े ओहदे मिल सकते थे, आप नहीं गए, आप नहीं गए। लेकिन हमको गुमान उन लोगों से यह है जिनके हाथ में फैसले हैं अपने पार्टियों के, वो जाकर बैठते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि भाजपा के साथ जाने को लेकर जो शको शुबा आवाम को है, वो आपसे पहले मुझे लगता है कि शिवसेना को लेकर है। उनके जिम्मेदारों ने यहाँ रहने की बहुत जरूरत थी, लेकिन बहरहाल जो आ गए उनकी हिम्मत को सलाम, जो नहीं आए अल्लाह उनको या तो हिम्मत दे या फिर उनको उनके गलत मकसद से पस्त कर दे। अभी नसीम साहब ने अपनी बात की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से तारीख से की। उन्होंने पूरा तारीख बताया कि कैसे अपने मुल्क के अंदर, कैसे अपने भारत के अंदर तासुब आई है, तासुबियत आई है, कैसे हमारे मुल्क के अंदर भेदभाव या गैर बराबरी आई है। लेकिन सर, मैं आपके एक बात से मुत्तफिक नहीं हूं। आपने कहा कि ये जो नफरत है, ये जो तासुब है, ये 2014 से 24 तक बढ़ा है। बड़ा जरूर होगा, लेकिन ये पैदा 2014 से नहीं हुआ है। ये पैदा आजादी के साथ में नफरत पैदा हुई, बंटवारे के साथ में नफरत पैदा हुई। और ये तो फिरका परस्त ताकतों से उम्मीद ही नहीं है कि वो तासुबियत को कम करे। अफसोस, जिनसे हमको उम्मीदें थी, जिनसे हमको तवक्को थी, जिनको हमने वोट दे देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, उन सियासी जमातों ने भी इस तासुबियत को रोकने की कोशिश नहीं की। जो ईडी सीबीआई का हथियार आज आप पे चल रहा है, वही 2002 में एक नाम मुराद पे चला लिया होता तो ये मुल्क बच जाता, ये मुल्क की जमहूरियत बच जाती। लेकिन आपने वो हथियार, वो हथियार आपके पास था, लेकिन आपने नहीं चलाकर एक ऐसे सांड को खुला छोड़ दिया जिसने पूरे गुलशन को तबाह बर्बाद करने का मिशन सामने लेकर आया हुआ है। ये तासुबियत तो हमको ऐसा नहीं है कि अभी बारी साहब ने कहा 48 में से एक भी सीट हमको नहीं दी गई। खाली एक रियासत में नहीं, 21 रियासतों में सेक्युलर कांग्रेस पार्टी ने हमको एक भी सीट नहीं दी। 21 रियासतों में हमको एक भी सीट नहीं दी। तो ये सीट नहीं देने का सिलसिला जो है तारीख में है। आजादी के पहले के 60 सालों में मुसलमानों को 18 साल सदर बनने का मौका मिला ऑल इंडिया कांग्रेस जमात का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आजादी के पहले 60 सालों में 18 साल एक मुसलमान कांग्रेस का सदर होता था, लेकिन आजादी के बाद 77 साल हो गए। इन 77 साल में एक बार भी किसी मुसलमान को आपने ऑल इंडिया कांग्रेस का सदर मुंतखब नहीं किया। ये साफ बताता है कि वहां पर भी जीरो कैंडिडेट, जीरो प्रेसिडेंटशिप, जीरो कैंडिडेट का तार साफ साफ जुड़ा हुआ है। आप हमारी नुमाइंदगी 47 के पहले 18 साल हमको सदर बनाते हो और आजादी के 77 साल में एक साल एक शख्स भी इस काबिल नहीं था कि आपकी जमात का सदर बन पाए। न सिर्फ ऑल इंडिया, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का भी आज तक एक भी मुसलमान को सदर बनने का मौका नहीं दिया गया। तासुबियत के धागे वहां से जुड़ते हैं, वो वहां से शुरू होते हैं। मुझे लगता है कि तासुबियत का मामले को निपटाने के लिए हमको काम करने की बेइंतहा जरूरत है। संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, ये वो भी बोल रहे हैं जो कल तक इस संविधान के मूल्यों को, उसूलों को कुचल कर इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती के आग जलाने वाले थे। मैं याद दिलाऊं, ये कानून की बात रखी है आपने, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1991, ये कहता है आजादी के पहले किसने मंदिर तोड़ा, किसने मस्जिद तोड़ा, ये आजादी के पहले की गुमनाम तारीख है। उसके बल पर मुस्तकबिल इस मुल्क का जलाया न जाए, इसलिए 1991 में एक कानून बना कि आजादी में 47 में जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा रहेगा। 47 के बाद जिस स्टेटस पे जो मजहबी ढांचा है, इमारत है, वो वही कायम रहेगी, उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। ये कानून 91 में बना और बड़े फख्र से नसीम भाई ने कहा कि वो कानून बनाते वक्त वो वीपी सिंह जी के साथ में थे। बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये कानून बन गया था तो फिर 47 के बाद 51 में जो संविधान आया,
ये संविधान ने एश्योर किया इस मुल्क के सभी मजहब के लोगों को कि आपको इस मुल्क के अंदर अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का इख्तियार, आज़ादी रहेगी। अपनी जुबान में तालीम लेने का, अपने जुबान में स्कूल मदरसे खोलने का, अपने मजहब और अकीदे के हिसाब से मजहबी इमारतें बनाने का, उनको संभालने का पूरा एश्योरेंस आपको ये संविधान देता है। ये संविधान ने हमारे मजहबी मसाजिदों की, मदरसों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। और जिस संविधान ने हमारे मसाजिदों के जिम्मेदारी ली थी, उस संविधान के हुकूक के उसूल के रहते हुए मस्जिद को तोड़ने वाली जमात आज संविधान बचाने की बात करती है। तो आपने उस संविधान के पीठ में खंजर मारा था जब मस्जिद को तोड़ा गया। आज मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप अपने उस करतूत के लिए शर्मिंदा है कि नहीं है। संविधान को बचाना है तो संविधान का वो उसूल आपको मंजूर है कि नहीं है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद को अलग अलग साजिशों से अगर कानून बन चुका है तो क्या जरूरत है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी ऐसे फैसले आए। अगर वो कायम रहना है तो उस एक्ट के तहत रहना चाहिए। लेकिन जब ज्ञानवापी को अदालत के जरिए किया जा रहा है तब पार्लियामेंट खामोश क्यों है? पार्लियामेंट के कानून को तोड़ा जा रहा है तो पार्लियामेंट खामोश क्यों है? पार्लियामेंट ने अपने कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए कि 91 के मजहबी इमारत के एक्ट के तहत आप अब मस्जिद को मंदिर और मंदिर को मस्जिद नहीं कर सकते। ये बोलने के लिए पार्लियामेंट के नुमाइंदे इन सेक्युलर पार्टी के क्या कर रहे हैं? संविधान को बचाना बोले तो कोई किताब को बचाना नहीं है। संविधान को बचाना मतलब संविधान ने इस मुल्क के शहरियों को दिए हुए हुकूकों की, अधिकारों की रक्षा करना है। और वो रक्षा करने के लिए मौजूदा पार्लियामेंट के सेक्युलर जमात के कोई एमपी पार्लियामेंट में ज्ञानवापी पे मुंह नहीं खोल रहे। इसका मतलब 1991 के एक्ट के लिए राइटिंग में जो पार्टी आपको देगी कि हम राइटिंग में कहते हैं हम इस एक्ट के ऊपर काम करेंगे, उसी पार्टी पे भरोसा कीजिए, गोल मटोल बातों में नहीं। मैं मानता हूं कि नसीम भाई की राय पर्सनल नहीं है, ये उनके पार्टी और उनके आघाड़ी की राय है। और ये कह रहे हैं नसीम भाई कि हमने ही 5% का आरक्षण दिया था 2013-14 में, वो सरकार जाने से पहले। ये सही है, कांग्रेस एनसीपी आघाड़ी के सरकार ने 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया था, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार ने उसको छीन लिया। 14 से 19 बीजेपी की सरकारें थी और अदालत ने कहा कि ये 5% रिजर्वेशन तालीम का जारी रखो, मुसलमानों को तालीम रिजर्वेशन की जरूरत है। ये हाई कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्वेशन के तायद में था, नसीम भाई आपने कहा हम सरकार में आते ही करेंगे। आप 2.5 साल सरकार में थे, उन 2.5 सालों में कांग्रेस एनसीपी उद्धव साहब के इसने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं किया। लेकिन 5 जुलाई 2021 को इसी बंबई के आजाद मैदान से मोर्चा निकालकर 5% रिजर्वेशन लागू करो, आपकी सरकार के सामने डिमांड करने का काम अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था, सिर्फ एक ही पार्टी ने। और तब हमें येलो गेट पुलिस स्टेशन में पकड़कर डाल दिया गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हम कहते हैं 91 रिलीजियस प्लेसेस एक्ट के लिए हम बिल्कुल जिद पर अड़े हुए हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हलाने का काम करेंगे और इस एक्ट को हम बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे। इस मुल्क की कोई मंदिर मस्जिद में कोई फेरबदल आजादी के बाद के नहीं होगा। उसके लिए हम पार्लियामेंट में, उसके लिए हम सड़कों पे उतरकर लड़ेंगे अपने झंडे और डंडे के दम पर। यह वादा हम राइटिंग में करने के लिए तैयार है। 5% रिजर्वेशन के लिए 5% रिजर्वेशन के लिए लागू कराने के लिए वो जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए भी हम तैयार है। ये भी इंशाल्लाह हम राइटिंग में देते हैं। एनआरसी सीए को एक साजिश के तहत लाया जा रहा है। किसी की शहरियत नहीं जाएगी, लेकिन डाउटफुल सिटीजन बनाकर आपके वोटों का, आपके जमीन जुमले का इख्तियार छीनने की काली साजिश हुकूमत कर रही है। और ये लड़ाई सिर्फ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक महदूद नहीं है। ये लड़ाई को आपको पार्लियामेंट में भी लड़ना पड़ेगा और सड़कों पे उतर के भी लड़ना पड़ेगा। हमने देखा एनआरसी सीए के लिए 2019 और 20 में रास्ते पे उतरने का, मुंबई बाग लगाने का काम आप कह रहे हैं कि आपने किया, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के एक भी जिला इकाई को आपने ऑर्डर निकालकर मुल्क की सतह पर, रियासत की सतह पर एहतजाज करने का हुक्म ना कांग्रेस ने दिया ना एनसीपी ने, जबकि हमने हर जिले की तरफ से एहतजाज किया। दादर टीटी सर्कल बंद कराया, 24 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र बंद कराया और 5 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पे अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में हमने एहतजाज बुलंद किया। दिल्ली जाकर इस गली से लेकर दिल्ली तक हमने जो एहतजाज किया उसमें एक मैसेज दिया कि बीजेपी की साजिश कह रही है कि ये खाली मुसलमानों का मसला है। नहीं, एनआरसी सीए खाली 15% मुसलमानों का नहीं, इस मुल्क के 40% हिंदुओं का भी मसला है। उनके पास भी कागज नहीं है, उनके पास भी तालीम नहीं है, उनके पास भी जमीन जुमला नहीं है, उनके पास कोई कागज नहीं है। तो 40% हिंदू, 15% मुसलमानों के मिल्कियत को छीनने का, शहरियत को छीनने का ये दाव है, ये साजिश है। ये बात सबसे पहले दुनिया के सामने रखने वाली शख्सियत क़यादत प्रकाश अंबेडकर साहब है। इसलिए एनआरसी सीए हमारे ये लड़ाई हमारे प्रिंसिपल की लड़ाई है, ये हमारे उसूलों की लड़ाई है। हम जिस पसमानदा महरूम तबक़ात की लड़ाई लड़ रहे हैं ये उसकी बेसिक लड़ाई है, क्योंकि इसमें मुसलमान जैसे आते हैं वैसे इस मुल्क के SC ST VJNT की जमातें भी आती है। इसलिए हम ये अकेले मुसलमानों का नहीं, तमाम पसमानदा तबक़ात का मुद्दा मानते हैं। इसलिए हम इसको ताकत से कह रहे हैं कि एनआरसी सीए के लिए हम अदालत, पार्लियामेंट, सड़कों पे उतरने की भी इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे और हम इस संविधान के बल पर, कानूनी दायरे में रहकर अपने झंडे डंडे के बल पर एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे। ये हम राइटिंग में इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हैं। एक चौथा पॉइंट है आपका कि आप बीजेपी के साथ में चुन के आने के बाद नहीं जाएंगे। साहब, इसी शर्त पे तो हम आघाड़ी के बाहर है, नहीं तो हम भी महाविकास आघाड़ी में रह जाते। लेकिन इसी शर्त की वजह से हम वहां पर नहीं हैं कि हमारी पहली शर्त है कि कुछ भी हो गया तो बीजेपी से समझौता नहीं। ये खाली सियासी नहीं, ये खाली सियासी नहीं, ये समाजी जहर है, ये खाली पॉलिटिकल नहीं, तो ये सोशल पॉइजन है। इस जहर को किसी भी सूरत में, किसी भी ग्लास में, किसी भी टेस्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी की जहरीली सोच जमहूरियत को मारने वाली है, चंद जातों मजहबों को नहीं, ये मुल्क की जमहूरियत को मारने वाली सोच है। इसलिए आपकी तमाम चारों भी मुद्दों के ऊपर राइटिंग में मैं दावे के साथ ऑन कैमरा कहता हूं, हम ये चारों भी शर्तों पे हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के चुन के आने वाले, आज बंबई की फिजा आपने बताया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2.5 लाख दलित समाज और 4 लाख से जायद मुस्लिम समाज है, फिर भी नुमाइंदगी नहीं है। 3 मुसलमानों को बंबई से नुमाइंदगी दी गई है। अपने वोटों को तकसीम न करते हुए इंशाअल्लाह इस साल बंबई से बेहतरीन नतीजा पार्टी देगी और इन चारों मुद्दों पर पार्लियामेंट के हाउस से लेकर सड़कों तक की लड़ाई को इंशाअल्लाह बुलंद करने का अज़ाइम और आहद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम।